देखो फिजिक्स में हम फिजिक्स का पहला अध्याय यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में, घर्षण विद्युत के बारे में, आवेश के बारे में और एक थ्योरी रहेगी, थ्योरम रहेगी गाउस की प्रमेय। और गाउस की प्रमेय की सहायता से उसके जो अनुप्रयोग रहेंगे, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं घर्षण विद्युत क्या है। घर्षण विद्युत के बारे में घर्षण विद्युत, देखिए घर्षण विद्युत में क्या हो जाएगा, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। हल्की वस्तुओं से आशय है जो वजन में कैसी हो, कम हो, उन्हें यहाँ पर हम हल्की वस्तुएं मान रहे हैं। और उन हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। इसके पश्चात जो वस्तुएं हैं, यदि हम देखेंगे तो ऐसी वस्तुएं जिनमें ये सब क्रिया देखने के लिए मिलेगी, तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, आवेशित कहेंगे। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, आवेशित कहते हैं। अब सबसे पहले यदि देखा जाए तो यूनान, ये जगह का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या हो जाएगा, थेल्स हो जाएगा। वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, थेल्स। तो यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व के टाइम पीरियड बताया गया है, लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व, 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म को हम 0 मान लेते हैं, और उससे भी कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 600 ईसा वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। उसके पहले ही माने 2026 चल रहा है, तो 2025 साल है, ये मान के चलिए, उसमें 600 और जोड़ दीजिए। तो इतने समय पहले वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा किसके बारे में जानकारी दे दी गई थी, घर्षण विद्युत के बारे में जानकारी दे दी गई थी। इनने क्या किया, इनने एक पदार्थ लिया, इनने क्या किया, इनके द्वारा एक एम्बर नामक क्या किया गया, पदार्थ का उपयोग किया गया। और इनने इस एम्बर नामक पदार्थ को क्या किया, जब बिल्ली की खाल से रगड़ा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी बनेगा, यहाँ पर अपना एक ऑब्जेक्ट निकल के आएगा, बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को क्या कहा जाता है, फर कहा जाता है। बिल्ली की खाल को क्या कहा जाता है, फर कहा जाता है। खाल से रगड़ा तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का क्या उत्पन्न हो गया, गुण उत्पन्न हो गया। जब एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को किससे रगड़ा गया, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो उस क्षण में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या उत्पन्न हो गया, गुण उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि हम क्या करते हैं, पेन को अपने बालों से घिसते हैं, नहीं घिसते हैं, पेन को अपने बालों से घिस करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े किससे चिपक जाते हैं, पेन से चिपक जाते हैं। वही क्या है, वही घर्षण विद्युत है। या फिर बलून को अपने सर से बालों से घिसने के बाद दीवार के सहारे छोड़ दिया जाए, तो जो बलून होता है वो आपका दीवार से चिपक जाता है, यानी दीवार की ओर कैसा हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो ये क्रिया किसके अंतर्गत आती है, आपकी घर्षण विद्युत के अंतर्गत आती है। अब एम्बर को यूनानी भाषा में, ये जो एम्बर था, इस एम्बर को किस भाषा की बात कर रहे हैं हम, यूनानी भाषा की। यूनानी भाषा में इस एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता था, इलेक्ट्रम कहा जाता था। क्या कहते थे इसको, इलेक्ट्रम कहते थे। और इसी इलेक्ट्रम से फिर इस घर्षण विद्युत का नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम पड़ गया, इलेक्ट्रिसिटी नाम पड़ गया।
तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉन के आधार पर फिर क्या कहा जाने लगा, इसे इलेक्ट्रिसिटी कहा जाने लगा। तो ये जो जानकारी है, ये थोड़ी सी जानकारी थी घर्षण विद्युत के बारे में। यूनान के जो वैज्ञानिक थे थेल्स, इनके द्वारा 600 ईसा वर्ष पूर्व घर्षण विद्युत की क्या की खोज की गई। इनके द्वारा जब एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को किससे रगड़ा गया, बिल्ली की खाल, जिसे हम क्या कहते हैं, फर कहते हैं, से रगड़ा गया, तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का क्या उत्पन्न हो गया, गुण उत्पन्न हो गया। और एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रम कहा जाता है। इसी इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रिसिटी नाम हो गया। अब यहाँ पर हमने देखा दूसरे बिंदु में हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उस पदार्थ को विद्युन्मय कहा जाता है। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, विद्युन्मय कहा जाता है। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो रहा था, उस पदार्थ को क्या कहा गया, विद्युन्मय कहा गया। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, आवेशित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवेशित कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने कहा कि जिन वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उस पदार्थ को विद्युन्मय या क्या कहा जाता है, आवेशित कहा जाता है। आवेशित कहा जाता है माने जो पदार्थ या जो वस्तु है, उस वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब आवेश कब उत्पन्न होता है, या तो वह वस्तु ऊर्जा को खो देती है, या तो वह वस्तु ऊर्जा को क्या करती है, ऊर्जा को खो देती है, या फिर वह वस्तु ऊर्जा को पा लेती है, या फिर ऊर्जा को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। दो कंडीशनें यहाँ पर बन सकती हैं। यदि किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है तो दो कंडीशनें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगी, या तो वो वस्तु ऊर्जा को पा लेती है, या फिर वह वस्तु क्या करती है, ऊर्जा को खो देती है। अब उस वस्तु में हमने कहा कि वस्तु में क्या उत्पन्न हो गया, आवेश। वस्तु में क्या उत्पन्न हो गया, आवेश। यदि पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को, आवेश उत्पन्न हो गया माने उसमें क्या है, विद्युत है। अब जो अपने पास पदार्थ है, इस पदार्थ में हमने कहा क्या उत्पन्न हो गई, विद्युत उत्पन्न हो गई। पदार्थ में क्या उत्पन्न हो गई, विद्युत। अब यदि हम उस विद्युत को बहने ना दें, यदि उस विद्युत को बहने ना दिया जाए, यदि किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत को बहने ना दिया जाए, बहने ना दिया जाए, तो इस प्रकार की जो विद्युत होगी, इस विद्युत को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। इस प्रकार की विद्युत को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, वस्तु कैसी हो गई है, आवेशित हो गई है, यानी वस्तु के अंदर क्या आ गया, आवेश आ गया है, तो वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। अब हम उस विद्युत को यदि बहने ना दें, तो इस प्रकार की जो विद्युत होगी, उस विद्युत को हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत कहेंगे। का नाम हो जाएगा स्थिर विद्युत। यहाँ से एक अच्छा ऑब्जेक्ट निकल कर के आएगा। कई बार परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है, ये जो स्थिर विद्युत थी, स्थिर विद्युत की खोज किसके द्वारा की गई थी, स्थिर विद्युत की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा अच्छे से देखना है। मोस्ट है, ये आपका फाइनल एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्ट के रूप में पूछा गया है।
यहाँ पर हम सामान्य जानकारी की बात कर रहे थे, किससे संबंधित, घर्षण विद्युत से संबंधित, जिसमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, विद्युन्मय या आवेशित एम्बर, जिसे यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रम कहते हैं। और यहाँ पर घर्षण विद्युत की खोज किसके द्वारा की गई थी, 600 ईसा पूर्व वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा की गई थी, जो कहाँ के थे, यूनान देश के निवासी थे। और जो स्थिर विद्युत है, स्थिर विद्युत की खोज किसके द्वारा की गई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात यहाँ पर हमें पढ़ना है किसके बारे में, आवेश के बारे में और आवेश के प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे आवेश की। सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं आवेश की। आवेश है क्या? देखो, आवेश का मतलब क्या है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो रगड़ने की क्रिया में जो वस्तुएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहा जाता है, आवेश। जब वस्तुओं को क्या किया जाता है, जब कोई वस्तु रगड़ने से कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और ये आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 में यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। और दूसरे में यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। रगड़ने की क्रिया में वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जैसे हमने पेन को अपने बालों से क्या किया, रगड़ा, तो जो पेन होगा, पेन कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। आवेशित हो जाएगा यानी पेन में क्या उत्पन्न हो गया है, आवेश उत्पन्न हो गया है। तो अब आवेश, कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है रगड़ने की क्रिया में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश होता है और एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं धन आवेश को। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है, हमने कहा अपने पास यहाँ पर कुल मिलाकर के कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं। तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है, तो जो पहली वस्तु होती है, पहली वस्तु पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है, धनावेश कहा जाता है। 2 वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर पहली वस्तु मान लेते हैं, और दूसरी वस्तु को हम यहाँ पर एक क्या हो जाएगी, आपकी दूसरी वस्तु हो जाएगी। तो जो पहली वस्तु होती है, पहली वस्तु पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है, धनावेश कहा जाता है। और जो दूसरी वस्तु होती है, दूसरी वस्तु पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है, ऋणावेश कहा जाता है। एक तो नॉर्मल डेफिनेशन ये हो जाती है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, तो पहली वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ रहे हैं, तो पहली वस्तु पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है, धनावेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनावेश कहा जाता है। अब दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी समझिए कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं, तो जो पहली वस्तु होती है, पहली वस्तु में से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं दूसरी वस्तु में। पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जाते हैं, दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हमारी ये भी निकल करके आएगी कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, तो जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है, उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनावेश। अपोजिट में दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर निकल करके आएगी किसकी, ऋण आवेश की। जब पहली वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, तो दूसरी वस्तु पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है, ऋण आवेश कहा जाता है। क्या कहेंगे, ऋण आवेश। अब ऐसे समझिए कि जब हम एक वस्तु को दूसरी पर रगड़ रहे हैं, तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, दूसरी ही वस्तु पर तो जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, दूसरी वस्तु जो अपनी होती है, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है,
अधिकता हो जाती है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उस वस्तु में उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। गेट बंद कर दो। दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी, तो दूसरी वस्तु में उत्पन्न आवेश को हम क्या कहेंगे? ऋण आवेश कहेंगे। बात समझ गए? अब यहाँ पर एक लाइन ये स्पष्ट क्लियर हो जाएगी कि एक वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न होगा तो दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि एक वस्तु में से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरी वस्तु पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। इससे एक लाइन ये स्पष्ट रूप से निकल करके आई कि ना तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। एक धनावेश है और एक क्या है? ऋणावेश। धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी। धनावेश में जो वस्तु थी उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी। और ऋण आवेश में जो हमारी दूसरी वस्तु थी उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? वृद्धि। दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर हम समझते हैं रगड़ी जाने वाली वस्तुएं, रगड़ी जाने वाली वस्तुएं और उसमें देखेंगे हम आवेश। तो एक साइड तो यहाँ पर लिखेंगे रगड़ने वाली वस्तुएं, उनमें से एक वस्तु पर क्या उत्पन्न होगा? धनावेश। और एक वस्तु पर क्या उत्पन्न होगा? ऋणावेश। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वस्तुओं को आपस में क्या करेंगे? रगड़ेंगे। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, जिसमें से एक वस्तु पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश। और दूसरी वस्तु पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। किसको रगड़ा जाता है? पहले में हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अपने पास एक कांच की क्या है? छड़ है। और इस कांच की छड़ को किससे रगड़ रहे हैं हम? रेशम के धागे से, या फिर रेशम से क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। तो दो वस्तुएं आपस में हो गई, एक कांच की छड़ और एक क्या हो गया? आपका रेशम का धागा या रेशम हो गया। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो जो कांच होता है, कांच में से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? रेशम में चले जाते हैं। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? धनावेश। और जिस पर चले जाते हैं उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। तो कांच की छड़ और रेशम आपस में इनको रगड़ा जाएगा, जिससे कांच पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा और रेशम पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋण आवेश। अब की बार ऊन और प्लास्टिक को लेकर चलते हैं। क्या हो जाएगा? ऊन और प्लास्टिक। इन दोनों के मध्य, ऊन और प्लास्टिक, इन दोनों के मध्य कौन सी क्रिया की जाएगी? घर्षण की क्रिया की जाएगी। तो पहली वस्तु के ऊपर क्या उत्पन्न होता है? धनावेश। और दूसरी वस्तु के ऊपर क्या उत्पन्न होता है? ऋणावेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊन के ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब ऊन और रबड़ के मध्य क्या कराते हैं? घर्षण कराते हैं। तो ऊन हो जाएगा, ऊन और क्या हो जाएगा? रबर। ऊन और क्या हो जाएगा? रबर। तो जो ऊन होगा, ऊन के ऊपर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और जो रबर है, रबर या रबड़ कुछ भी लिख सकते हैं, रबर या फिर रबड़, इसके ऊपर क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद फर और एबोनाइट। फर और एबोनाइट। फर किसे कहा जाता है? बिल्ली की खाल को। तो यहाँ पर फर और क्या हो जाएगा? एबोनाइट। एबोनाइट पदार्थ की क्या हो जाएगी? छड़ हो जाएगी। तो जो फर है, फर यानी बिल्ली की खाल, इसके ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। और जो एबोनाइट है, एबोनाइट के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाएगा? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे यदि हम देखें तो ऊनी गलीचा हो गया, और जो जूते का तलवा वाला भाग है उसके मध्य भी यदि हम घर्षण की क्रिया देखें तो जो ऊनी गलीचा है, ऊनी गलीचा के ऊपर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जो जूते रहेंगे उसके ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ओवरऑल मिला के 2 पॉइंट ये समझ में आने चाहिए
कि पहली वस्तु के ऊपर धनावेश और दूसरी वस्तु के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। साथ में ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं उसके ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं उस वस्तु में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी? आवेश के प्रकारों की। किसकी बात कर रहे थे? आवेश के प्रकारों की। और अब देख लेते हैं यहाँ पर आवेश के गुण। अब यहाँ पर देखेंगे आवेश के गुण। गुण, लक्षण, विशेषताएं सब एक ही होते हैं। गुण, लक्षण और विशेषताएं सब एक ही होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो दो प्रकार के आवेश यहाँ पर हमें देखने के लिए मिले। एक क्या हो गया? एक हो गया यहाँ पर धनावेश, और एक क्या देखने के लिए मिला यहाँ पर हमें? ऋणावेश। दो प्रकार के आवेश देखने के लिए मिले। अब दो कंडीशनें बनेंगी, एक सजातीय वाली और एक बनेगी विजातीय वाली। तो सजातीय आवेशों के मध्य देखो, पहली कंडीशन में हमने यहाँ पर क्या देखा? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश सामान्य क्या हो गया? समान। सामान्य क्या हो गया? समान। और जातीय का मतलब तो फिर आप समझ ही रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं वही है। हालांकि यहाँ पर वैसे ही अपन जोड़ के चलेंगे, समान किसकी बात कर रहे हैं? आवेशों की। तो यहाँ पर समान आवेश का मतलब एक धन आवेश ये हो गया, एक धन आवेश ये हो गया। अब एक धन आवेश को दूसरे धन आवेश के पास ले जाएंगे तो आवेश कैसे हो गए? सजातीय हो गए। सजातीय आवेश हो गए यानी समान आवेश हो गए। तो इनमें कौन सी क्रिया देखने के लिए मिलेगी? प्रतिकर्षण की क्रिया देखने के लिए मिलेगी। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। बात समझ गए? या फिर ऐसे मान के चलिए कि एक ऋण आवेश ये है, एक ऋण आवेश ये है। ये भी तो दोनों कैसे हो गए? सजातीय कंडीशन में हो गए। तो इनके मध्य भी हमें कौन सी क्रिया देखने के लिए मिलेगी? प्रतिकर्षण की क्रिया देखने के लिए मिलेगी। तो सीधा सीधा सा अर्थ ये हो गया कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेशों के मध्य कौन सी क्रिया होती है? प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। इसके बाद दूसरी कंडीशन को ले लेते हैं, क्या? विजातीय आवेश। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा? विजातीय आवेश। विजातीय आवेश। देखो ये जो बी लगा है, इस बी का मतलब आप समझ लीजिए किससे है? विपरीत से है। बी का मतलब किससे हो गया? विपरीत से। अब बात हम करेंगे विपरीत आवेशों की। विपरीत आवेशों को क्या कहा जाएगा? विजातीय आवेश कहा जाएगा। तो अब चाहे इस धन को किसके पास लेके जाएं? ऋण आवेश के पास लेके जाएं, या फिर इस ऋण आवेश को किसके पास लेके जाएं? धन आवेश के पास लेके जाएं। अब दोनों ही कंडीशनों में हम देखेंगे कि दोनों, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो विजातीय आवेश हुए। ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है, तो भी कैसे हुए? विजातीय आवेश हुए। तो यहाँ पर विपरीत आवेश होने के कारण इनके मध्य कौन सी क्रिया होती है? आकर्षण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? आकर्षण की क्रिया उत्पन्न होती है, आकर्षण की क्रिया होती है। ये हम बात कर रहे थे किसकी? धनावेश और ऋणावेश यानी सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण की क्रिया होती है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट को समझा। इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरे वाले पॉइंट को। दूसरे वाले पॉइंट में हम देखेंगे जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनों की कमी तो एक ही कंडीशन में होगी जब उस पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया जाएगा? दान कर दिया जाएगा। तो जब उस पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया जाएगा? दान कर दिया जाएगा, तभी इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी। और जब किसी के द्वारा दान किया जाता है तो वो कैसा होता है? धनी होता है। तो यहाँ पर उस पदार्थ के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? पदार्थ के ऊपर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा।
इसके पश्चात अगली कंडीशन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगली कंडीशन में देखेंगे कि जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है जब उस पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया गया हो, ग्रहण कर लिया गया हो। जब उस पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया गया हो, ग्रहण कर लिया गया हो। तो ग्रहण कर लिया जाएगा तो ऋणी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में उस पदार्थ के ऊपर जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश को हम क्या कहेंगे? ऋण आवेश कहेंगे। कौन सा आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। इसके पश्चात हम थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं, हम कौन सी क्रिया की बात कर रहे हैं? हम रगड़ने की क्रिया की बात कर रहे हैं। किस क्रिया की बात कर रहे हैं? रगड़ने की क्रिया की बात कर रहे हैं। तो रगड़ने की क्रिया में एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? दूसरे पदार्थ में। तो एक पदार्थ में से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरे पदार्थ के ऊपर उतने ही तो इलेक्ट्रॉन आएंगे। बात समझ रहे? एक पदार्थ में से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरे पदार्थ में उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कौन सी क्रिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? रगड़ने की क्रिया में। तो एक पदार्थ में, रगड़ने की क्रिया में एक पदार्थ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, एक पदार्थ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश दूसरे पदार्थ पर, उतना ही जो ऋण आवेश होता है वो कहाँ पर उत्पन्न हो जाता है? दूसरे पदार्थ पर उत्पन्न हो जाता है। मतलब क्या हुआ? आवेश ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही आवेश नष्ट हुआ। ना तो आवेश उत्पन्न हुआ और ना ही आवेश नष्ट हुआ। आवेश का संरक्षण रहा। इस कारण यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, एक नियम बनेगा, आवेश संरक्षण का नियम। तो हमेशा के लिए थोड़ा सा सीख लें, हमेशा के लिए सीख लें। यदि साइड में कंडीशन लगाते हैं, यदि कोई पदार्थ ना तो उत्पन्न हो और ना ही नष्ट हो, ना तो उत्पन्न हो और ना ही नष्ट हो, तो फिर क्या होगा? उसके रूप में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? केवल रूप में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम किस शब्द का उपयोग करते हैं? संरक्षण नामक शब्द का क्या कहते हैं? उपयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन के लिए हम संरक्षण नामक शब्द का उपयोग करते हैं और ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाई होगा। बायोलॉजी में इसका जो मतलब निकलेगा, मीन्स निकलेगा, वो अलग निकलेगा। तो जैसे हमने कहा कि ना तो यहाँ आवेश उत्पन्न होता है ना ही आवेश नष्ट होता है, तो यहाँ पर एक नियम बनेगा आवेश संरक्षण का नियम। कौन सा नियम बनेगा? आवेश संरक्षण का नियम। तो अगले नियम में हम इसी को देख लेते हैं, आवेश संरक्षण के नियम को। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, तो एक तो हम उसकी लाइन से, शब्द से समझ ही गए हैं कि इसमें होना क्या है। अब इनने कहा कि किसी पृथक्कृत निकाय में, एक इनने यहाँ पर निकाय ले लिया, एक निकाय है जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है। किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि एक पृथक्कृत निकाय है, इसमें ना तो जो आवेश होगा, इसमें ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो किसी पृथककृत निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब ना तो आवेश उत्पन्न होगा, ना ही आवेश नष्ट होगा। आवेश का केवल क्या होगा? एक रूप से दूसरे रूप में क्या होगा? परिवर्तन। यानी धनावेश किस में चेंज हो जाएगा? ऋणावेश में। या फिर ऋणावेश किस में बदल सकता है? धनावेश में बदल सकता है। तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस कारण से हमने क्या नाम दिया? आवेश संरक्षण का नियम। अब इसको कैसे समझिए? इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने सबसे पहला उदाहरण देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। जब कांच की छड़ को किससे रगड़ा जाता है? रेशम से रगड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा जब छड़, ये वाला छड़ ऐसे लिखेंगे। यदि तुमने छतरी वाला बना दिया तो वो क्षण समय को रिप्रेजेंट करेगा वहां पर। जब कांच की छड़ को किससे रगड़ा जाता है? रेशम से रगड़ा जाता है। रेशम से रगड़ा जाता है। तो जितना धनावेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, उतना ही ऋण आवेश किस पर उत्पन्न होगा? रेशम पर उत्पन्न होगा। किस पर उत्पन्न होगा? रेशम पर। मतलब आवेश यहाँ नष्ट नहीं होता है। आवेश यहाँ पर नष्ट नहीं होता है। इसके बाद जब 92 यूरेनियम 238 का विघटन किया जाता है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरे उदाहरण को देखेंगे। जब 92 यूरेनियम 238, इसको लिखेंगे 92, ये हो जाएगा 92, ये यू यानी यूरेनियम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 238। अब इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि कोई भी तत्व लिखा है, उस तत्व के नीचे का जो नंबर है वो परमाणु क्रमांक को शो करता है। इसको प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक को शो करता है या प्रदर्शित करता है। और ऊपर का जो नंबर होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? परमाणु भार को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? परमाणु भार को प्रदर्शित करता है। तो जब हम क्या कहते हैं? 92 यूरेनियम 238 का क्या किया जाता है? विघटन किया जाता है। तो हमें 90 TH यानी थोरियम 234 प्राप्त होता है। 90 थोरियम 234 प्राप्त होता है। और इसके साथ में हमें एक 2He4 को हम क्या कहते हैं? अल्फा कण। 2He4 को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप कक्षा 11वीं में केमिस्ट्री में रदरफोर्ड का परमाणु विकिरण मॉडल पढ़ के आए हैं। जब पतले स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है। अल्फा कण क्या है? 2He4। ये क्या हो जाएगा? अल्फा कण। तो यहाँ पर देखो विघटन होता है तो हमें एक तो क्या प्राप्त हुआ? 90 थोरियम 234 प्राप्त हुआ है। तो इसके साथ में क्या प्राप्त होता है? एक अल्फा कण प्राप्त होता है। अतः आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है। भाई टोटल तो बराबर हो गया ना, तो आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो गया है? इसका परिवर्तन हो गया है। बात समझ गए? एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया। अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो आपका ये होता है, ये सभी परिस्थितियों में लागू होता है। ये सभी परिस्थितियों में आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत होता है, ये सभी परिस्थितियों में कैसा होता है? लागू होता है। और जो सभी परिस्थितियों में लागू होता है, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? सार्वत्रिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सार्वत्रिक का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी परिस्थितियों में लागू होता है। अर्थात आवेश संरक्षण का नियम या जो सिद्धांत है, यह सार्वत्रिक सिद्धांत है। क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक सिद्धांत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ऑब्जेक्ट में और अन्य कंपटीशन के एग्जामों में देखने के लिए मिलेंगे।
यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। किससे संबंधित बात कर रहे हैं हम? आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आवेश से संरक्षण, आवेश से संबंधित क्या हो जाएंगे? महत्वपूर्ण तथ्य। तो एक तो बिंदु यही निकल के आया कि ये सभी परिस्थितियों में कैसा होता है? लागू होता है। लागू होने के कारण से हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक सिद्धांत। अब कुछ बिंदु देख लेते हैं। कुछ बिंदुओं में सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आवेश की। तो जो आवेश होता है, आ से आवेश और आ से अदिश, तो जो आवेश होता है, आवेश एक किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि यानी वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। तो आवेश एक प्रकार की कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। और अदिश राशि होने के कारण ही, कारण देखो इसका स्पष्टीकरण में यह बताया गया कि अदिश राशि होने के कारण ही इसे कभी धनात्मक चिन्ह के द्वारा, इसे कभी धनात्मक चिन्ह द्वारा और कभी ऋणात्मक चिन्ह द्वारा, कभी धनात्मक चिन्ह द्वारा और कभी किसके द्वारा? ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ गए? आवेश एक प्रकार की अदिश राशि है, इसलिए इसे कभी धनात्मक चिन्ह द्वारा और कभी ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात पढ़ेंगे पॉजिट्रॉन के बारे में। इसके पश्चात हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन एक प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन क्या है? एक प्रतिकण है। यही ऑब्जेक्ट है। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन एक प्रतिकण है। और पॉजिट्रॉन को आप किससे प्रेषित करेंगे? पॉजिट्रॉन को आप स्मॉल ई के ऊपर प्लस का चिन्ह बना देंगे। तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? पॉजिट्रॉन पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? पॉजिट्रॉन पढ़ेंगे। तो पॉजिट्रॉन एक प्रतिकण है जिसका द्रव्यमान और आवेश, मतलब इस पॉजिट्रॉन के किसकी बात कर रहे हैं हम? द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। और इसी पॉजिट्रॉन के हम किसकी बात कर रहे हैं? आवेश की बात कर रहे हैं। तो इस पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश के कैसा होता है? बराबर होता है। बात समझ रहे? तो यहाँ पर ये हो गया पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, पॉजिट्रॉन का आवेश। बराबर में क्या लिख सकते थे यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बात समझ गए? पॉजिट्रॉन एक क्या है? प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान और आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश के कैसा होता है? बराबर होता है। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31। ये वैल्यू किस में दी गई है? केजी, किलोग्राम में दी गई है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा? -1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। बात समझ गए? अच्छा, आवेश है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। अभी इसी वाले क्वेश्चन में हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम यूनिट लिखेंगे, तो आवेश का मात्रक क्या लिखेंगे? कूलम। ऊपर वाला आ गया था, किलोग्राम ऊपर से लिख दिए हम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू कितनी होती है? -1 देखो, दो चीजें हैं यहाँ पर। ये वाली जो वैल्यू है, इस वाली वैल्यू के कारण यहाँ पर केजी लग गया था। अभी हम बात किसकी कर रहे थे? यहाँ पर आवेश की बात कर रहे थे। तो आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। और जो अभी अपन लिख रहे थे वो प्रोटॉन, वो क्या हो गया था? वो प्रोटॉन का
द्रव्यमान हो गया था। समझ गए? क्या है ये? कंटिन्यू रैंडम लिखते हैं, एक साइड इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो उसी के हिसाब से फिर वो आगे की ओर मान लग गए थे। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा? -19 कूलम। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, एक बात ये समझ में आई कि यहाँ आवेश है तो यहाँ यूनिट के रूप में क्या लिखा हुआ है? कूलम लिखा हुआ है। तो हम तो बात आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की ही कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलेगा कि जो आवेश होता है, आवेश का SI पद्धति में मात्रक, SI पद्धति में मात्रक, SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और कूलम कौन है? भाई साहब है वैज्ञानिक। बात समझ रहे? अभी अपन पढ़ेंगे कूलम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो ये कौन है? वैज्ञानिक। उन्हीं के सम्मान में फिर आवेश का क्या रखा गया? SI पद्धति में मात्रक रखा गया। तो आवेश का SI पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। इसके पश्चात यदि हम देखें तो अब यहाँ पर हमें इसका आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे क्या होता है? समय। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। तो अब यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले की सहायता से इसका विमीय सूत्र भी देखने के लिए मिलेगा। आवेश के लिए क्या लिख दिया यहाँ पर? Q, धारा के लिए क्या लिख दिया? I, और समय के लिए क्या लिख दिया? T। तो एक फॉर्मूला ये निकल करके आएगा Q बराबर IT। Q बराबर क्या हो जाएगा? IT, यानी धारा गुणे समय के गुणनफल को आवेश कहा जाता है। ये भी तो परिभाषा हो जाएगी। तो इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी गणितीय परिभाषा। कौन सी डेफिनेशन देखने के लिए मिलेगी? गणितीय परिभाषा। गणितीय परिभाषा में क्या कहा जाएगा? धारा और समय के गुणनफल को। यहाँ पर क्या आ जाएगा? धारा और समय। धारा और समय के गुणनफल किसकी बात कर रहे हैं? गुणनफल की बात कर रहे हैं। तो धारा और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। आवेश यानी चार्ज। आवेश यानी चार्ज। हमने कहा कि मोबाइल को चार्ज पे लगा दो, तो क्या हो गया? मोबाइल को आवेशित करना है। मोबाइल को क्या करना है? आवेशित करना है। तो चार्ज यानी क्या होता है? आवेश होता है। अब देखो यहीं से हम क्या बनाएंगे? इसी फॉर्मूले की सहायता से निकल करके आएगा क्या? विमीय सूत्र। इसी वाले फॉर्मूले की सहायता से निकल करके क्या आ जाएगा? विमीय सूत्र। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम धारा की बात करते हैं तो विमीय सूत्र में धारा के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैपिटल ए का। किसका उपयोग करते हैं? कैपिटल ए का। तो ये ए हो गया किसके लिए? धारा के लिए। और समय के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। इसको कहाँ पर बंद कर देंगे? बड़े वाले कोष्टक में। तो ये क्या हो जाएगा? आवेश का विमीय सूत्र। क्या हो जाएगा? AT। आवेश का क्या हो जाएगा? ये विमीय सूत्र हो जाएगा। इसके पश्चात इन्होंने कहा किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भैया, अपने पास क्या हो गई? ये वस्तु हो गई। किसी वस्तु का आवेश या किसी वस्तु पर आवेश किस पर निर्भर नहीं करता है? उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वस्तु स्थिर हो या फिर वस्तु कैसी हो? गतिशील। चाहे वस्तु स्थिर हो या फिर वस्तु कैसी हो? गतिशील। उसका जो आवेश होगा, आवेश कैसा होगा? एक समान। आवेश कैसा होगा? एक समान। तो आवेश किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? किसी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद प्रत्येक पदार्थ पर यह भी ऑब्जेक्ट पूछा गया है। प्रत्येक पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश क्या होता है? जो अभी हम लिख रहे थे लास्ट वाला मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। प्रत्येक पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। इसी न्यूनतम आवेश को देखना, एक तो इसे हमने क्या नाम दिया?
न्यूनतम आवेश। इसी न्यूनतम आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसी न्यूनतम आवेश को क्या कहा जाता है? मूल आवेश कहा जाता है। इसी न्यूनतम आवेश को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। अब आपसे या तो यह पूछ लिया जाए कि न्यूनतम आवेश क्या है, या फिर यह पूछ लिया जाए मूल आवेश क्या है, या फिर पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम को ही इलेक्ट्रॉनिक आवेश, मूल आवेश या फिर क्या कहते हैं? न्यूनतम आवेश कहते हैं। और ज़्यादा हो तो ये भी कह सकते हैं आवेश एक योज्य राशि है। आवेश एक योज्य राशि है। योज्य राशि का मतलब क्या है? इसका बीजगणितीय योग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बीजगणितीय योग किया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट थे, ये पॉइंट आपके किससे संबंधित थे? ये आवेश से संबंधित थे। यहाँ से आपके कई बार ऑब्जेक्ट पूछे गए हैं। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे हम आवेश को ही, और यहाँ पर हम देखेंगे आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब हम क्या देखने वाले हैं? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। और यहाँ से भी ऑब्जेक्ट निकलता है। आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से भी हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? एक ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। बात को समझें। एक हमने कहा ये पदार्थ है, और ये पदार्थ कैसा है? आवेशित पदार्थ है। मतलब इस पदार्थ में क्या है? आवेश है। तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, यानी इस पदार्थ के ऊपर आवेश की मात्रा। अब जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होगी उसके कैसी होती है? पूर्ण गुणज के रूप में होती है। बात समझ गए? ये है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब एक और डेफिनेशन ने बताई, आवेशित पदार्थ। आवेश सदैव एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। तो वही तो बात हो गई, आवेश सदैव एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश सदैव एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है माने गुणा के रूप में होगा, लेकिन कैसा होगा? पूर्ण गुणज के रूप में। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गुणा के रूप में होगा। ऐसा नहीं कि 1/2 हो गए, 3/4 हो गए, या 3/2 हो गए। ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे आवेश की क्या कहते हैं? इससे आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है? आवेश सदैव एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यह क्या हो जाएगी? आवेश की क्वांटम प्रकृति, या इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। दो में से कोई भी एक नाम यहाँ पर यूज किया जा सकता है। और हम यहाँ पर देखेंगे प्रयोगों के द्वारा पाया गया कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाए जाने वाला आवेश न्यूनतम आवेश है। ठीक है, जैसे मूल आवेश या क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। यही तो बताया है ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाया जाने वाला आवेश यही तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? Ne। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूछ लिया गया है। ये फॉर्मूला पूछ लिया गया है आवेश के क्वांटीकरण में। तो जो गणितीय रूप, जो अभी अपन नियम देख रहे थे, ये जो नियम देख रहे हैं, इस नियम का गणितीय रूप क्या हो जाएगा? Q बराबर प्लस माइनस Ne। ये प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस यानी जो अपन वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर माइनस वाली संख्या
हाँ ठीक है, ओके ओके। ये आवेश का क्या हो जाएगा, क्वांटीकरण हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे जहां जहां n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी को अपन आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और कॉमा लगा करके क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन कर देंगे। इसके पश्चात यहाँ पर स्मॉल ई बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 19। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये वैल्यू आपको दी गई हो अन्यथा ना दी गई हो, किसी भी सवाल में स्मॉल ई की वैल्यू नहीं दी जाएगी। ये आपको स्वयं लगाना है, अप्लाई करेंगे, स्मॉल ई का मान क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। तो स्मॉल ई बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये तो संभव है किसी भी आवेशित पदार्थ पर जो n का मान होगा ये 1 2 3 4 5 ऐसे तो संभव है। क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। परंतु यहाँ पर लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर ए भी लिख सकते थे इन 1 2 3 के पीछे, परंतु यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ई, 3/4 ई, 3/2 ई। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत या आवेश की क्वांटम प्रकृति हो गई, जिसमें Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब CGS पद्धति में हम इसी आवेश का देखते हैं मात्रक। आवेश का मात्रक किस पद्धति में देख रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। CGS पद्धति का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है, दो बिंदुओं के आधार पर हम इसको समझेंगे। एक स्थिर विद्युत मात्रक होता है, एक क्या होता है, एक होता है आपका स्थिर विद्युत मात्रक। और हमें ज्यादातर कौन सा मात्रक यूज करना है, SI पद्धति वाला। तो यहाँ पर एक स्थिर विद्युत मात्रक क्या होता है, स्थिर विद्युत मात्रक में होता है स्थैत कूलाम। स्थिर विद्युत मात्रक में क्या होता है, स्थैत कूलाम होता है। और दूसरा होता है आपका विद्युत चुम्बकीय मात्रक। दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाएगा आपका विद्युत चुम्बकीय मात्रक। और विद्युत चुम्बकीय मात्रक में आ जाएगा एब कूलाम। विद्युत चुम्बकीय मात्रक में क्या हो जाएगा, एब कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एब कूलाम। ये तो जब हम आगे देखेंगे कि हमें यदि सवाल देखने के लिए मिलते हैं और मात्रक के रूप में स्थैत कूलाम या एब कूलाम है, तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये आवेश के CGS पद्धति वाले मात्रक हैं, जिसमें स्थिर विद्युत मात्रक स्थैत कूलाम होता है और विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है, एब कूलाम होता है। इसके पश्चात मुख्य रूप से हम किसके बारे में बात करते हैं, SI पद्धति के बारे में बात करते हैं। और SI पद्धति में हम देखते हैं कि जो अपना आवेश होता है, आवेश का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलाम। लेकिन ये कूलाम जो मात्रक है ये एक बड़ा मात्रक है। कूलाम जो मात्रक है ये कैसा मात्रक है, एक बड़ा मात्रक है। कूलाम को मान लिया गया है कि भैया ये है बड़ा मात्रक और हम छोटे, तो हमें चाहिए छोटा मात्रक। तो इसके लिखेंगे अन्य छोटे मात्रक, अन्य छोटे मात्रक। अन्य छोटे मात्रकों में हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, नैनो कूलाम, 1 पिको कूलाम। बात समझ रहे, ये है छोटे मात्रक, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पिको कूलाम। अब पुरानी बातें याद आ जानी चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6। तो देखो ये म्यू यानी माइक्रो, इसकी जगह हमने क्या लिखा, 10 की पावर माइनस 6। और ये कूलाम का क्या हो गया, कूलाम। मतलब एक माइक्रो कूलाम किसके बराबर होगा, 10 की पावर माइनस 6 कूलाम के बराबर होगा।
और नैनो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -9। नैनो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -9 और कूलाम का कूलाम। और पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। तो क्या हो जाएगा, एक पिको कूलाम बराबर 10 की पावर -12 कूलाम। बात समझ गए। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कूलाम की परिभाषा। संबंध भी दिया गया है CGS और SI पद्धति में, ये जो अपन ने मात्रक लिखे हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देंगे हम CGS और SI पद्धति के मात्रकों में क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। संबंध में सीधा सीधा हमें ये पता होना चाहिए एक कूलाम बराबर कितना होता है। एक कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम। एक कूलाम बराबर कितना होता है 1/10 एब कूलाम होता है। और एक कूलाम को यदि हम स्थिर कूलाम में बदल दें तो एक कूलाम देखो, एक कूलाम की वैल्यू यदि एब में देखें तो कितनी होती है 1/10। और यदि यही वैल्यू किस में देखें स्थिर कूलाम में तो ये हो जाएगी 3 × 10 की पावर 9। ये किस में पहुंच जाएगा, स्थिर कूलाम में पहुंच जाएगा। लास्ट में ये क्या लिखा हुआ है, कूलाम। तो एक कूलाम बराबर 3 × 10 की पावर 9 स्थिर कूलाम। अब एब कूलाम और स्थिर कूलाम में संबंध देख लेते हैं, एब कूलाम और स्थिर कूलाम। तो एक एब कूलाम बराबर 3 × 10 की पावर 10, ये किसके बराबर हो जाएगा, स्थिर कूलाम के बराबर हो जाएगा। बात समझ गए। 1/10 का उस साइड क्या कह दिया, पक्षांतर कर दिया, तो कितना पहुंच जाएगा आपका मान 10 की पावर 10 पहुंच जाएगा। इसके पश्चात अब हम देखने वाले हैं कूलाम की परिभाषा। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे कूलाम की परिभाषा। देखो भैया, कूलाम है वैज्ञानिक, तो इनकी इतनी इज्जत करनी पड़ रही है कि इनकी परिभाषा भी है, ठीक है, इनको परिभाषित करना पड़ रहा है। एक कूलाम की परिभाषा अपन निकाल लेते हैं। देखो, किसी भी प्रकार की यदि अपन को परिभाषा निकालनी है, किसकी सहायता से, फॉर्मूले की सहायता से, तो बिल्कुल आसान क्या है, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूले में हमने क्या लिखा, आवेश। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा और गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि आवेश का SI पद्धति में मात्रा क्या होता है, कूलाम, बराबर धारा का SI पद्धति में मात्रा क्या होता है, एम्पियर। धारा का SI पद्धति में मात्रा क्या होता है, एम्पियर। समय का SI पद्धति में मात्रा क्या होता है, सेकंड। सेकंड ऐसे लिख दें। तो अब सबके साथ क्या कर देंगे, एक का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमें किसकी परिभाषा निकल करके मिल जाएगी, एक कूलाम की परिभाषा। किसकी परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा। यदि किसी, देखो, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा कितने समय तक प्रवाहित की जाए, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो चालक में जो आवेश की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1 कूलाम होगी। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक में आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी, या चालक में आवेश की मात्रा को 1 कूलाम कहते हैं। बात समझ गए, ठीक है।